यह समझ से परे था कि एक भरा हुआ यात्री विमान था, फिर भी सेना ने इसे गिराने के लिए सीधे लड़ाकू विमान भेजे। 7 घंटे की रहस्यमय विमान अपहरण के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में सैम ने सोचा था कि अपहरणकर्ताओं की पिस्तौल में खाली गोलियां हैं, लेकिन गोली की आवाज के साथ ही एक यात्री खून के तालाब में गिरकर बेजान हो गया। सैम का अंदाजा आधा सही था। ज्यादातर अपहरणकर्ता खाली गोलियों का ही इस्तेमाल कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने असली गोलियां रखी थीं। केबिन में अशांति बढ़ती देख अपहरणकर्ताओं के मुखिया हेरिंस को माहौल काबू में करने के लिए गोली चलानी पड़ी। फिर उसने आर्थर नामक परिचालक को बुलाकर घोषणा की कि यात्री 10 सेकंड में सीट पर लौटे, नहीं तो वह किसी और को मार देगा। घबराए हुए लोग जाग गए और सीटों की तरफ भागने लगे। एक माँ का चेहरा सफेद पड़ गया था क्योंकि उसका बच्चा भगदड़ में खो गया था। खैर, उलटी गिनती के आखिरी पल में परिचारक ने खोए हुए बच्चे को ढूंढ लिया और एक बड़ा टकराव टल गया। सैम ने हार मान ली और घुटने टेक दिए क्योंकि उसे पता था कि यह खत्म हो गया है। इधर सरकारी संगठन ने तुरंत आपातकालीन कमांड सेंटर बनाया और विदेश मंत्री ने इसकी कमान संभाली। अब तक अपहरणकर्ताओं ने कोई संपर्क नहीं किया और जानकारी उनके विमान अपहरण का मकसद साफ नहीं है। मुख्यालय केवल संबंधित कर्मियों को इकट्ठा कर सकता है। इनमें सैम की पूर्व पत्नी का प्रेमी डैनी भी है, जो हेला की तरह वरिष्ठ एजेंट है। विदेश मंत्री तो काम में डूबे थे क्योंकि हवाई जहाज को लंदन उतरने से पहले कई देशों से गुजरना था। गलतफहमी से बचने के लिए उन्हें हर देश को पहले से बताना था। नौजवान अपहरणकर्ता सरगना से शिकायत कर रहा था, यात्रियों को गोली मारना हमारी योजना में नहीं था। कॉलिन भी बेबस था, वह स्थिति को हमेशा नियंत्रण से बाहर नहीं रख सकता था। उसने अपने आदमी के पेट पर खून का थप्पा देखा और उसे केबिन क्रू से घाव का इलाज कराने को कहा। विश्राम कक्ष में अकेले सैम ने घायल नौजवान अपहरणकर्ता को देखा और मन में तेजी से हिसाब लगाने लगा, लेकिन नौजवान अपहरणकर्ता की बनियान खून से लथपथ थी। यह चोट उसे केबिन में अराजकता के दौरान गलती से एक यात्री से लगी थी। सैम ने पहचान लिया कि यह घाव तेज धार वाले हथियार का था। नौजवान अपहरणकर्ता अपराधी को खोजने चला तो घाव से फिर से खून बहने लगा। उधर मधुमेह वाला उपद्रवी यात्री चुपके से खून से सनी कैंची कचरा बैग में फेंक देता है। जाहिर है उसी ने गुस्से में डाकू पर हमला किया था। सैम चोटों के इलाज में माहिर था और उसे लगा कि केबिन क्रू खून नहीं रोक पाएगा। वह हिचकिचाई, फिर तेजी से यात्री केबिन में पूछने भागी कि कोई डॉक्टर या नर्स है क्या। पिछली सीट पर बैठा डेविड उठने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। वह उन डाकुओं का इलाज नहीं चाहती थी। लाउंज में सैम ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, तुम्हें आंतरिक अंगों को नुकसान हुआ है और तुम जल्द ही खून बहने से मर जाओगे। यह सुनकर केबिन क्रू थोड़ा घबरा गई। सैम ने कहा कि किसी को घाव पर दबाव डालना होगा। उसने फूल वाली शर्ट वाले आदमी को बगल में देखा था, पर झूठ बोला कि कोई नहीं है। युवा डाकू बहुत डर गया था। अंततः उसने सैम के बंधन खोले ताकि वह घाव पर दबाव डाल सके, पर उनकी उम्मीद के विपरीत कई बार कसकर लपेटने पर भी खून रुक नहीं रहा था। केबिन क्रू जब पानी लेने मुड़ी, नौजवान डाकू ने तिरस्कार से हंसकर सैम को समझाया कि उसे मूर्ख बनाना आसान नहीं। सैम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने कहा कि वह बस जीना चाहता था और हर हाल में घर जाकर पत्नी और बच्चों से मिलना चाहता था। पर एक तीव्र मनोवैज्ञानिक संकेत भी था। युवा डाकू अचानक सोचने लगा कि यदि वह यहीं मर गया तो उसके बच्चों और बूढ़ी माँ का क्या होगा। सैम मन ही मन खुश हुआ और उसकी नजर डाकू के बहते घाव पर जा रही थी। उसे लगा कि मौका बस आने ही वाला है। तभी अचानक कॉकपिट में एक संचार अनुरोध की आवाज गूंजी। क्योंकि विमान रोमानिया की राजधानी पहुंचने वाला था, स्थानीय डिस्पैचर को नियमित पुष्टि करनी थी। डाकुओं का सरदार पहले से ही चिढ़ा हुआ था। उसने संचार हेडसेट फेंक दिया, मगर कुछ ही देर में आपातकालीन कमान केंद्र के प्रमुख को डिस्पैचर एलिस की तत्काल सूचना मिली। रोमानिया के 2 लड़ाकू विमान किंगडम 29 के करीब आ रहे थे, जिससे विमान पर मौजूद डाकुओं को ठंडे पसीने छूटने लगे। उन्होंने तुरंत यात्रियों को सभी पर्दे बंद करने पर मजबूर किया। उन्होंने भी 2 तेजी से आते लड़ाकू विमान देखे थे। कॉकपिट में मौजूद डाकुओं के सरदार ने पायलट की पुकार सुनी, जो उन्हें तुरंत अपनी पहचान बताने को कह रहा था। कॉलिन अभी भी अड़ा हुआ था। उसे यकीन नहीं कि वे ब्रिटिश विमान को यूं ही गिरा देंगे। खैर, कप्तान को वास्तविकता का बोध था। उसने उड़ान समय से हिसाब लगाया। यह अंदाजा लगाकर कि विमान रोमानिया की राजधानी के ऊपर पहुंचने वाला है, उसने तुरंत अपहरणकर्ता के नेता से बात करने का इशारा लगा कि हम बड़ी मुसीबत में हैं। बिना किसी प्रतिक्रिया वाला बड़ा यात्री विमान एक चलती मिसाइल जैसा है। कोई भी देश उसे सीधे अपने शहर की ओर उड़ने नहीं देगा। बहुत मुमकिन है कि चेतावनी के बाद वे विमान को नष्ट कर देंगे। सुनकर कॉलिंस घबरा गया और कैप्टन को तुरंत कॉकपिट में ले गया ताकि वह लड़ाकू विमानों को समझा सके कि उतरने की जगह लंदन है, रोमानिया से कोई लेना देना नहीं। पर जैसे ही कैप्टन जवाब देने वाला था, कम्युनिकेटर खराब निकला। कॉलिंस को शर्म आ रही थी। उसने सोचा वह कितना मूर्ख था। अब वह चुपचाप प्रार्थना कर सकता था कि स्थिति उस हद तक न जाए। केबिन में अन्य यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़ाकू विमानों को देखकर उन्हें लगा कि सबसे जरूरी है उन्हें विमान अपहरण का तथ्य बताना। एक एयर होस्टेस ने आगे बढ़कर आगे के यात्रियों से जगह खाली करवाई। अपहरणकर्ता जब दूसरे केबिन में थे तो उसने खिड़की का कवर खोला और सिर शीशे से सटा लिया। हालांकि अपहरणकर्ताओं ने उसे तुरंत देखा, लेकिन उसका मकसद पूरा हो चुका। यात्री विमान के बगल में उड़ रहे पायलट ने परिचारिका पर हमला और चमकती पिस्तौल देखी।
अब लड़ाकू पायलट ने तय कर लिया कि विमान हाईजैक हो गया है और तुरंत ही उसे इसे नष्ट करने का आदेश मिल गया। नियमों का पालन करते हुए मिसाइल दागने से पहले उन्होंने नियंत्रण केंद्र को सूचित किया। नियंत्रक एलिस खबर सुनकर बस निराशा में सिर हिला सकी। वह कोई भी नतीजा नहीं बदल सकती थी, क्योंकि कोई भी देश अपहृत विमान को अपनी राजधानी के ऊपर नहीं आने देगा। आपातकालीन कमान अधिकारी रोमानियाई अधिकारियों से विमान नष्ट करने का आदेश वापस लेने का अनुरोध कर रहे थे, परंतु उत्तर मिला, जब तक आप यह साबित नहीं कर देते कि विमान के अपहरण का मकसद उनका देश नहीं है। कमान कार्यालय में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। अपहरणकर्ताओं की पहचान न होने पर उनका इरादा कैसे पता चलेगा? और इस समय लड़ाकू विमान पायलट ने उलटी गिनती अनुस्मारक दे दिया था। मिसाइल 5 मिनट में दागी जाएगी। विमान के सभी यात्री अभी भी उम्मीद से लड़ाकू विमान को देख रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि मौत का देवता अपनी दरांती उठा चुका है। बस सैम को कुछ महसूस हुआ और उसने युवा अपहरणकर्ता को देखा। उसकी आवाज प्रलोभन से भरी थी। क्या तुम आखिरी बार अपनी माँ से कुछ नहीं कहना चाहोगे? युवा अपहरणकर्ता को जैसे जीवन की आशा मिल गई। उसने बताया कि मोबाइल जेब में है। सैम मन ही मन खुश हुआ। उसने तुरंत फोन निकाला, वाईफाई कनेक्ट कर अपनी पूर्व पत्नी के वॉइसमेल पर कॉल किया, पर अपहरणकर्ता की मां को फोन करने का नाटक कर उसने नंबर भी दोहराया, यह जताने के लिए कि वॉइसमेल कनेक्ट हो गया है। अपहरणकर्ता ने तुरंत फोन लिया और अपनी मां के लिए संदेश छोड़ना शुरू किया। सैम के चेहरे पर उलझन थी। आत्मरक्षा के लिए न होता तो वह मरते समय भी अपनी मां को याद कर रहे इस युवक को धोखा न देता। इधर सैम की पूर्व पत्नी को जल्द ही एक वॉइस मैसेज मिला। शुरुआती शब्द सैम के थे और उसने जानबूझकर एक फोन नंबर भी बताया था। उसने तुरंत यह जानकारी जासूस बॉयफ्रेंड डैनी को भेज दी। डैनी कई सालों से काम कर रहा था, समझ गया कि सैम जरूरी जानकारी भेज रहा है। फोन नंबर से हवाई जहाज के अपहरणकर्ताओं की पहचान हुई। वे सब यूके के बड़े आपराधिक संगठन से थे। उनके अपराध यूके की मुख्य भूमि में ही होते थे। यह खबर सही समय पर आई। कमांड सेंटर के प्रमुख ने तुरंत रोमानियाई अधिकारियों को सूचित किया। लड़ाकू विमान यात्री विमान पर निशाना साध चुका था। लॉन्च बटन दबाने वाला ही था कि उसे तुरंत युद्ध विराम आदेश मिला। दोनों लड़ाकू विमान तुरंत गायब हो गए। कमांड सेंटर में मौजूद सभी लोगों ने रडार आरेख को देखकर राहत की सांस ली और विमान में मौजूद सैम को भी चिंता से राहत मिली। अब वह बस मरते हुए युवा डाकू को बचाने की पूरी कोशिश करना चाहता था। केबिन में कुछ देर की चीख पुकार के बाद डॉक्टर डेविड बैठे नहीं रह सके। उन्होंने पत्नी के मना करने पर भी दृढ़ता से उठकर कहा कि वह घायल व्यक्ति को बचा सकते हैं। शुरुआती जांच के बाद डेविड ने कहा कि छाती में चोट और ऑक्सीजन की कमी से वह कोमा में है। श्वास नली से हवा देनी होगी। सैम ने बिना झिझक पेन होल्डर उठाया और डॉक्टर द्वारा चिन्हित छाती की जगह पर जोर से घुसा दिया। युवा डाकू चमत्कारिक रूप से सांस लेने लगा। सैम के चेहरे पर संतुष्टि थी। उसे डाकू का इलाज करने का कोई पछतावा नहीं था। अगर उसका फोन न होता तो शायद पूरे विमान के यात्री अब अस्तित्व में न रहते। इसी बीच जमीन पर गृह मंत्री अभी अभी बैठक से निकले थे। उसे एक रहस्यमय पैकेज मिला, जिसे देख चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने सहायक को आपातकालीन कमांड सेंटर के प्रमुख को फोन करने को कहा। यह विमान अपहरण के 7 घंटे के चौथे एपिसोड का अंत है। उस दस्तावेज में अपहरणकर्ताओं की वास्तविक मांगे थीं। वे विमान यात्रियों की जान दांव पर लगाकर उच्च अधिकारियों से समझौता करना चाहते थे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मिलते हैं।